गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन जो है संस्कृत के पेडागोजी को देखेंगे, जो कि आपके हाल ही में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। और ये आपके अगर पेपर की बात करें हम, तो ये आपका 11 जनवरी 2022 को ये पेपर हुआ था, जो ऑनलाइन आपका वहीं से लिया गया है, ऑफिशियल पेपर है। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें इसमें पहले तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। अर्थात देखिए, संस्कृत के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको पहले उसको हिंदी में क्या करना होता है, अनुवाद करना होता है। क्योंकि हिंदी पैसेज में तो आराम से हो जाता है, हिंदी आप पढ़ते हैं, उसका आसानी से अर्थ समझ में आता रहता है और आंसर दे देते हैं। लेकिन संस्कृत में क्या करते हैं कि पहला काम यही आपको रहता है कि पहले उसका हिंदी तो समझ में आए, उसका सेंस समझ में आए, वो कहना क्या चाहता है। तब उसके बाद दूसरा स्टेज होता है वो होता है आंसर देने का। तो आपको विषय विशेषज्ञ तो बनना नहीं है संस्कृत में, आपको बस ये समझ लेना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसका आंसर क्या है, एक मोटी मोटा आपको अंदाजा लग जाए। तो देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। अर्थात निम्नलिखित में से सामाजिक उपभाषा कहते हैं किसे। पहला कह रहा है कस्यापि समुदायस्य अथवा जन समूहस्य भाषायाः विशेषता। किसी समुदाय अथवा जनसमूह की भाषा की विशेषता है। कस्यापि राज्यस्य, किसी राज्य, देशस्य देश अथवा महाद्वीपस्य भाषा, महाद्वीप की विशेषता है जो भाषा है। कहने का मतलब कि किसे सामाजिक उपभाषा कहते हैं, किसी समुदाय अथवा जनसमूह की भाषा की विशेषता को, या फिर किसी राज्य, देश या फिर महाद्वीप की भाषा को, या फिर भाषा क्षेत्रस्य अंतर्गते कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा विशेषता। किसी भी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत, किसी भी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र की भाषा की विशेषता, या फिर कस्यापि क्षेत्रस्य, किसी क्षेत्र की लिखित भाषा साहित्यम च, अर्थात किसी क्षेत्र की लिखित भाषा साहित्य में। तो इसमें से क्या होगा, तो देखिए मोटी मोटा आप समझिए पहले कि इसमें देखिए क्या है कि एक होता है बोली, ठीक। बोली के बाद जब बोली में साहित्य रचना होने लगती है, उसका क्षेत्र जब बड़ा होने लगता है तो वो किसका रूप ले लेता है, उपभाषा का ले लेता है। ये हिंदी में भी है आपका। और उपभाषा धीरे धीरे विकसित होकर के किसका रूप ले लेती है, भाषा का रूप ले लेती है। अब देखिए, बोली में तो साहित्य रचना होती नहीं है, ये छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगे और क्षेत्र का विस्तार हो जाए तो वो बोली न रह करके क्या हो जाती है, उपभाषा बन जाती है। और भाषा कब वो बनती है, जब साहित्यकार क्या करते हैं, उपभाषा में रचित साहित्य को परिनिष्ठ कर देते हैं या सर्वमान्य कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और क्षेत्र का विस्तार कर देते हैं, तो वही बाद में आगे चल के क्या हो जाती है, भाषा हो जाती है। जैसे आपको भाषा में क्या, जैसे खड़ी बोली हो गया जिसको हम कौरवी भी कहते हैं, और उपभाषा जिसे विभाषा भी कहते हैं, जैसे उसमें ब्रज भाषा हो गया, अवधी है, ये सब आ जाएगा, भोजपुरी है। और बोली में क्या हो जाएगा, किसी क्षेत्र की एक विशेष पर्टिकुलर एक समूह की बोली। तो यहाँ पे यही पूछा है उपभाषा किसे कहते हैं, तो उपभाषा किसी भी समुदाय अथवा जन समूह के भाषा की क्या होती है, एक विशेषता होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, देखिए, भाषा अस्ति, भाषा है। अब भाषा क्या है, एका स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरणम अस्ति। एक स्वाभाविक भाषा है जो व्याकरण है। स्वाभाविकी भाषा नास्ति, स्वाभाविक भाषा नहीं है। स्वाभाविकी भाषा यस्या व्याकरण नास्ति, स्वाभाविक भाषा किंतु व्याकरण नहीं है। या फिर बधिर समुदायस्य कृते संकेत समूह, अर्थात बधिर जो समुदाय हैं उनके लिए क्या करता है, एक संकेत समूह है। तो इसमें से भाषा क्या है, तो भाषा आपको पता है कि एक क्या है, स्वाभाविक आपका भाषा है जो कि क्या है, व्याकरण है। भाषा क्या है, एक स्वाभाविक भाषा है जो कि क्या है, व्याकरण ही तो है। तो हमारी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये बहुभाषा जानन्ति ते कथ्यन्ते। ये बहुभाषा, जो बहुत सी भाषा, जानन्ति ते कथते, जानते हों, उसे क्या कहते हैं? जो बहुत सी भाषाओं को जानता उसे क्या कहते हैं? बहुभाषाविद, बहुभाषा विज्ञानिनः, बहुभाषा विज्ञानी, बहुवक्तारः, बहुत बोलने वाला जो वक्ता हो, एक भाषाविदः, एक भाषा बोलने वाला। तो देखिए, जो बहुत सी भाषाओं को जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? बहुभाषाविद कहेंगे। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्चिद छात्रः, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा सा साफ न दिख रहा हो, क्योंकि ये ऑफिशियल जो पेपर है आपका वो थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग सही नहीं है। अब सही है। दिया है कश्चिद छात्रः विद्यालयी शिक्षां स्वमातृभाषायां प्रारभते। अर्थात ऐसा बालक या एक बालक जो कि अपनी विद्यालयी शिक्षा स्वमातृभाषा, अपनी मातृभाषा से क्या करता है? प्रारंभ करता है। तत्पश्चात उसके बाद उच्च विद्यालयी शिक्षाया, उच्च विद्यालय की जो शिक्षा है, समाप्ति पर्यंतम स अनेका भाषा जानाति। अर्थात कोई बालक अपनी जो विद्यालयी शिक्षा है वो मातृभाषा से प्रारंभ करता है और उसके बाद जो है क्या करता है? उच्च विद्यालयी शिक्षा समाप्त के बाद अनेक भाषाओं को जानने लगता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, भाषा शिक्षणस्य इयं पद्धति का कथ्यते। भाषा शिक्षण की इस पद्धति को क्या कहते हैं? जिसमें बालक जो है क्या करता है? मातृभाषा से विद्यालयी शिक्षा प्रारंभ करके उच्च स्तर पे अन्य भाषाओं को भी क्या करता है? अर्जित कर लेता है। सर्वप्रथम मातृभाषा नीति, सबसे पहले मातृभाषा नीति कहते हैं, या फिर भाषान नीति रूपे त्रिभाषा नियम। त्रिभाषा रूल में क्या है कि पहले मातृभाषा में दीजिए, फिर उसके बाद एक क्षेत्रीय या फिर प्रांतीय भाषा हो और उसके बाद अन्य जो है भाषा हो, यूरोपीय भाषा हो। मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता, मातृभाषा पे आधारित क्या हो? बहुभाषीयता हो। और जो है फिर है भाषाणाम कृते नवीन शिक्षा नीति। इसका मतलब क्या है कि क्या हो? भाषाओं के लिए नई शिक्षा नीति। तो देखिए, जब कोई बच्चा प्राथमिक लेवल पे क्या करता है, आपका जो है मातृभाषा से प्रारंभ करे और उच्च लेवल पे अन्य भाषाओं की जानकारी कर ले, तो सीधे सीधे हो जाएगा मातृभाषा पे आधारित बहुभाषीयता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषया सह संलग्नतया अर्थो अस्ति। अब इसका मतलब क्या है? भाषा के साथ संलग्नता का क्या अर्थ है? जुड़ाव का। भाषा के साथ सह संलग्नता, सह जुड़ाव का क्या अर्थ है? शिक्षिका छात्रैः सह कार्य कुर्वन्ति, शिक्षक छात्रों के साथ काम जो है करते हैं। छात्रः सोद्देश्य, छात्र जो है सोद्देश्य, उद्देश्य के साथ भाषायाम कार्यम कुर्वन्ति, भाषा के कार्य करते हैं। या फिर छात्राः तथा अध्यापकाः, छात्र और अध्यापक व्याकरण नियमेषु, व्याकरण के नियमों को मिलित्वा कार्यम कुर्वन्ति, मिल करके क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं। छात्र और अध्यापक व्याकरण के नियम के अनुसार जो है प्रयास करते हैं। या फिर इसमें दिया है कि छात्राः स्वप्रयासम, छात्र के स्वयं के प्रयास से भाषायाः ध्वनि नियमाः शिक्षन्ति। अर्थात स्वयं के प्रयास से जो है छात्र के भाषा के ध्वनि के नियम को क्या करते हैं? सीखते हैं। तो देखिए, सह संलग्नता का अर्थ होता है भाषा के कि सीधे सीधे जो है क्या होगा? छात्र सोद्देश्य भाषा के क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अर्थात छात्र क्या करता है? किसी एक निश्चित उद्देश्य के साथ क्या करता है? किसी कार्य को करता है। ठीक है, क्योंकि भाषा विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले क्या हो जाती है? आरंभ हो जाती है। उसको सिखाना नहीं पड़ता है। जो नवजात शिशु होता है बिना किसी भाषा में जब जन्म लेता है, छोटा बच्चा रहता है, तो देखते हैं कि 8-10 महीने से ही वो बोलने लगता है और ध्वनियों को अलग अलग तरह से क्या करता है? सीख लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखितेन केन छात्राः सो उद्देश्यं भाषायाः प्रयोग कुर्वन्ति। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए छात्र सो उद्देश्य भाषा प्रयोग करता है? किस उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करता है? प्रामाणिकेन कारण, प्रामाणिक कार्य हेतु, अभ्यासेन, अभ्यास के लिए, तो अभ्यास तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव टैग वर्ड है। कविताया स्मरण, स्मरण करना, याद करना, रटना, ये भी है। पाठ्यस्थ उद्वाचनेन, ये भी है कि बोलना, अनुकरण करना। तो सीधे सीधे हो जाएगा कि छात्र का जो उद्देश्य है भाषा प्रयोग में, अर्थात किस कार्य के लिए जो है भाषा प्रयोग करता है बच्चा, तो सीधे सीधे हो जाएगा प्रामाणिकेन कारण, प्रामाणिक कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है श्रुति ही घटना नाम सूचनार्थम पत्रिकाम पठति तस्याह पठनम किम कथ्यते। अर्थात श्रुति घटना नाम, सुनी घटनाओं का, श्रुति माने सुनना, श्रुति घटना नाम सूचनार्थम पत्रिका पठति, सुनी घटनाओं की सूचना पत्रिका में पढ़ते हैं। तस्या पठनम, उस पढ़ने किम कथ्यते, उस पढ़ने को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? विहंगम दृष्टिपात, जिसको स्कीमिंग कहते हैं, अलग अलग दृश्यों को देखना, क्या ऐसा है? सोद्देश्यम पठनम, उद्देश्य के साथ पढ़ना। मनोरंजनाय पठनम, मनोरंजन के लिए पढ़ना। या फिर परिवीक्षणम, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सीधे सीधे हो जाएगा आपका परिवीक्षणम। क्या हो जाएगा? परिवीक्षणम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखने भाषणे च प्रयुक्ताः शब्दाः कथ्यन्ते। कह रहा है कि लिखने और बोलने में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? भाई जो लिखने और जो है बोलने में शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रयुक्ता शब्दा कथ्यन्ते। निष्क्रिय शब्दावली, तो भाई जो यूज करेंगे आप लिखने पढ़ने, वो निष्क्रिय शब्दावली तो कभी नहीं होगी। प्रयोगे शब्दावली, प्रयोग करने के लिए शब्दावली। या फिर सक्रिय शब्दावली, देखिए भाई लिखने और बोलने में, भाषण देने में जो आप यूज करें वो तो सक्रिय है, एक्टिव है, तो सीधे क्या हो गया? सक्रिय शब्दावली है। उद्देश्यपूर्ण शब्दावली, किसी उद्देश्य के साथ तो आप कर नहीं रहे हैं। तो लेखने भाषणे च प्रयुक्तात्, लिखने और भाषण देने में, बोलने में जो प्रयुक्त शब्द को हम क्या कहते हैं? सक्रिय शब्दावली कहते हैं। जब हिंदी पेडागॉजी पढ़ेंगे, आप क्लास लेंगे तो उसमें जानेंगे आप इसको क्या कहते हैं? सक्रिय शब्दावली। अर्थात लिखने और बोलने में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? सक्रिय शब्दावली कहते हैं। अब बोलना साक्षरता का ही क्या है? एक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु किम संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता अस्ति। कॉग्निटिव देखिए एकेडमिक जो है लैंग्वेज, इसमें प्रोफिशिएंसी दिया है आपका CALP। निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में से, किम माने क्या, संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता है? पहला क्या दिया है? जन्म दिवसांते दैनिकी लेखम, जन्म दिवस के अंत में या जो है खत्म होने पर दैनिकी लिखना, रोज कुछ न कुछ लेख लिखना। क्या ये है संज्ञानात्मक? कॉग्निटिव जो है एक तरह से आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास जो होता है। जलवायु परिवर्तनस्य जनजीवे प्रभावे प्रवाह इत्यम विषये समाचार पत्राय लेखस्य लेखनम। जलवायु परिवर्तन और जनजीव प्रभाव पर जो है इस पर, इसके विषय पर समाचार पत्र में लेख को लिखना। और क्या है? समीपस्थ नगरे, नगर के समीप, मनोरंजनस्य उद्याने पर्यटनस्य, मनोरंजन के लिए उद्यान में, पर्यटनस्य विषय, पर्यटन के विषय पर सहपाठी भी वार्तालाप, सहपाठियों से क्या करना? चर्चा करना। आप बगल में या नगर के समीप किसी मनोरंजन, जहाँ पे जो मनोरंजन के लिए जो उद्यान है वहाँ पे पर्यटन के विषय में अपने सहपाठियों से क्या करें? वार्तालाप करें। क्या ये जो है कॉग्निटिव आपका एक जो है एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है? या फिर कस्मिंश्चित् भोजनालये भोजनादेशाय भोजन सूचेः अध्ययनम, अर्थात किसी भोजनालय में भोजन
के लिए जब आप आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो उसमें भोजन की सूची जो होती है उसका अध्ययन करना, अर्थात उसको पढ़ना। किसमें आपको संज्ञानात्मक का जिक्र आ रहा है? तो जब कोई व्यक्ति किसी भी जलवायु परिवर्तन या फिर जनजीवन जहाँ का प्रभावित हो रहा है उस विषय पर समाचार पत्र में जब लिखता है तो उससे हमें किसका पता चलता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पता चलता है, अर्थात संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता का पता चलता है कि वो कितना जिज्ञासु है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है आपका कि लेखनस्य प्रक्रिया पद्धतिम, लेखने की प्रक्रिया पद्धति में, लेखन की प्रक्रिया पद्धति में सुंदर लेखनाय, सुंदर या उत्कृष्ट लेखन क्षमता किम अर्थम आदर्श पद्धति रूपेण यूयम मध्यवम। अब इसका मतलब क्या है कि लिखने की प्रक्रिया पद्धति में, किसमें? लिखने की प्रक्रिया पद्धति में उत्कृष्ट लेखन क्षमता के विकास हेतु विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है, क्या करना चाहिए बताइए आपको? इसमें ये दिया है लेखनस्य प्रक्रिया पद्धतिम, लिखने की प्रक्रिया पद्धति में सुंदरस्य जो है सुंदर लेखनाय, सुंदर लेखन के लिए किम अर्थम, किसे आदर्श रूप जो है पद्धति रूपेण, आदर्श पद्धति के रूप में यूयम मध्यम आप मानोगे या माना जाता है। अर्थात लेखन की प्रक्रिया पद्धति में सुंदर लेखन के लिए किसे एक आदर्श पद्धति के रूप में आप मानेंगे बताइए? तो आदर्श पद्धति कौन सी होगी? पहला दिया है प्रक्रिया पद्धति ही छात्रान सज्जीकरणेन विनयव तत्कालमेव भाषितुम जो है योग्याम करोति। अर्थात पद्धति प्रक्रिया छात्रों को बिना तैयारी के तुरंत जो है बोलने योग्य बनाती है, बिना तैयारी के। दूसरा दिया है लेखन योग्यता, लेखन योग्यता परीक्षितुम प्रक्रिया पद्धति, परीक्षा प्रणाली जो है प्रक्रिया पद्धति एक बारस्य उत्पादनम इव भवति। क्या लेखन योग्यता परीक्षा प्रक्रिया पद्धति एक बार में योग्य बना देगा किसी को? तो एक बार में तो बनाएगा नहीं। और इसमें क्या था कि प्रक्रिया पद्धति छात्रों को बिना तैयारी के जो है बोलने योग्य बना देगी, बिना तैयारी के तो होगा नहीं। और क्या कह रहा है इसमें? छात्राणाम लेखनाय प्रक्रिया पद्धति, छात्रों की जो लेखन पद्धति है, छात्रों की जो लेखन क्या है आपका प्रक्रिया है, पद्धति है, उच्च स्तरीय भाषा योग्यता परीक्षते, उच्च स्तरीय भाषा योग्यता की क्या है? परीक्षा है। क्या ये है? तो ये भी नहीं है आपका। प्रक्रिया पद्धति ही उत्कृष्ट लेखनस्य विकासाय बहविषु अवस्थासु गन्तु छात्रान् सक्षमात् करोति। अर्थात लिखने की प्रक्रिया पद्धति में उत्कृष्ट लेखनस्य, उत्कृष्ट लेखन क्षमता के विकासाय, विकास के लिए, विकास हेतु बहविषु अवस्थासु, अर्थात विभिन्न अवस्था में जाकर, गन्तु माने जाकर, छात्रान सक्षमान करोति, छात्रों को क्या करना? सक्षम बनाना। तो भाई आप लिखने की प्रक्रिया पद्धति में क्या करेंगे? उत्कृष्ट लेखन अगर क्षमता विकास करना चाहते हैं तो बच्चों के पास जाकर के उनकी विभिन्न अवस्थाओं में जो भी उनकी त्रुटियां हो रही हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, उसमें क्या करेंगे आप? उनको समर्थ बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारितम कार्यम अस्ति। अस्ति माने है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षणाय, भाषा शिक्षण का जो है के लिए उत्पादन आधारित कार्य है? कार्यम अस्ति। इसको एक सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए उत्पादन आधारित कार्य है? बताइए। प्रोडक्ट रिलेटिव वर्ग क्या होगा? छात्राः राजनैतिक विषय समाचार पठन्ति। छात्र क्या करते हैं? राजनीतिक विषय के समाचार पढ़ते हैं। क्या ये है एक जो है उत्पादन आधारित जो है कार्य भाषा शिक्षण का? या फिर अनुच्छेद लेखनाय विचाराणाम संकलनाय छात्राः समूहे कार्यम कुर्वन्ति। समूह में छात्र निबंध लेखन के विचार का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। या फिर चित्राणाम क्रमानुसार, चित्र को क्रम के अनुसार प्रक्रिया वर्णनाय चिंतनम, चित्र के क्रम की प्रक्रिया का वर्णन और चिंतन, क्या ये होगा? या फिर प्रक्रिया पद्धति अनुकुर्वती समाचार पत्रे छात्राः लेखम
लिखन्ति, अर्थात प्रक्रिया पद्धति का अनुकरण करके अनुकुर्वति, समाचार पत्र पर छात्र लेख को लिखते हैं। तो भाई जब छात्र लेख को लिखते हैं तो यही क्या होगा, भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारित कार्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया है, व्याकरणस्य अध्यापन संदर्भे किम कथनम असत्य अस्ति। व्याकरण अध्यापन के संदर्भ में, अर्थात व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में किम कथनम, कौन सा कथन असत्य है, असत्यम अस्ति, कौन सा कथन असत्य है बताइए। कह रहा है अध्ययनस्य स्रोत रूपेण पाठ्यपुस्तकानां प्रयोगः, अध्ययन के स्रोत के रूप में पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, सहयोग लेना, या फिर भाषण कार्ये छात्रस्य दोषपूर्ण भाषायाः उदाहरणानां प्रयोगः। कहने का मतलब कि भाषण कार्य में छात्र की दोषपूर्ण भाषा के उच्चारण का प्रयोग करना, या फिर शब्दानां तथा संरचनायाः प्रदर्शनाय चित्राणाम उपयोग, शब्दों की संरचना और प्रदर्शन के लिए चित्रों का उपयोग करना। देखिए अभी मैंने बताया कुछ न कुछ जो है टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। अध्यापन विषयस्य उदाहरणाम वाक्य रूपे प्रयोग, शिक्षण विषयों के क्या करेंगे आप, उदाहरणों का वाक्य के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इसमें कह रहा था कि आप अगर एक शिक्षक हैं व्याकरण के और व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो कौन सा कथन इसमें से असत्य होगा, अर्थात निगेटिव, जो सही है उसको आपको छोड़ देना है। तो भाई आप अध्ययन के समय स्रोत के रूप में पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करेंगे ही, तो ये तो सही बात है, लेकिन आपको निगेटिव खोजना है तो निगेटिव ही चाहिए, असत्यम नास्ति अस्ति। भाषण कार्य छात्रस्य दोषपूर्ण भाषाया उदाहरणम प्रयोगम, भाषण कार्य में छात्रों की जो दोषपूर्ण भाषा का उदाहरण आप प्रयोग करेंगे, क्या क्या उसके दोष थे। तीसरा था शब्दानाम तथा संरचनाया, शब्दों की संरचना और प्रदर्शन के लिए चित्रों का उपयोग नहीं करेंगे, ये विधि इसमें जो है नहीं है व्याकरण में। व्याकरण में व्याख्या विधि है लेकिन चित्रात्मक ये सब आपका प्रदर्शन विधि नहीं है। फिर लास्ट में क्या है, अध्यापन विषय से, अध्यापन के विषय में शिक्षण विषय के रूप में उदाहरणों का वाक्य के रूप में प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आपको निगेटिव चाहिए था तो निगेटिव यही है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, निगेटिव से निगेटिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। भाषा के संदर्भ में निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में से किम सत्यम नास्ति, क्या सही नहीं है। देखिए नास्ति दिया है अर्थात निगेटिव आपको खोजना है। कह रहा है प्रत्येकम भाषाया लिपि भवति, प्रत्येक माने हर एक भाषा की क्या लिपि होती है, तो ये तो गलत है और यही हमको चाहिए भी। आप कहेंगे कैसे, तो बताते हैं, पहले 2 ऑप्शन और बता लेने दीजिए 3। भाषार्थम लिपि अनिवार्य नास्ति, भाषा के लिए लिपि अनिवार्य नहीं है। भाई भाषा तो बोलने के लिए है ना, लिखने के लिए तो लिपि की जरूरत पड़ती है। लिपि क्या है बताइए भाई, किस लिपि या लेखन क्या है भाई। लिपि या लेखन से आप यही समझते हैं कि किसी भाषा की लिखावट का ढंग कैसा होता है, और बहुत सी भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। जैसे आप देखेंगे हिंदी है, चाहे आपका जो है अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, नेपाली है, इन सब का कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक भाषा, अगर ऐसा होता तो इनका अलग अलग सब, कई लोगों का जो है, कई जो है भाषाओं का एक होता लिपि, नहीं होता। तो ये कह रहा है प्रत्येक भाषा की जो है क्या होती है, लिपि होती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, किम सत्यम नास्ति। भाषा मुख्यतः भाषते, भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है, ये भी सही है। प्रत्येक भाषा या व्याकरण अस्ति, प्रत्येक भाषा का जो है क्या एक व्याकरण होता है, ये भी सही है। भाषार्थ लिपि अनिवार्य नास्ति, भाषा के लिए क्या है, लिपि की जरूरत नहीं है। आपको कुछ बोलना है तो आपको लिपि की जरूरत थोड़ी है, वो तो लिखने के लिए लिपि की जरूरत पड़ेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाषायाः शिक्षणे, भाषा का शिक्षण करते समय, ठीक है, परीक्षणे वा
कस्मिन् अस्चित् पाठे यदि प्रत्येकः षष्ठः शब्द लुप्यते एतत् कार्यम की कथ्यते, ऐसे कार्य को क्या कहते हैं। कह रहा है भाषायः शिक्षणे, भाषा शिक्षण के परीक्षण में, वा कस्मिंश्चित् पाठे, किसी पाठ में, यदि प्रत्येकम षष्ठः शब्द लुप्त है, प्रत्येक छठा शब्द क्या है, लुप्त है। कहने का मतलब भाषा शिक्षण के परीक्षण में यदि किसी पाठ में प्रत्येक छठा शब्द अगर लुप्त है तो ऐसे कार्य को आप क्या कहेंगे। श्रुतलेख कार्यम, सुनने लिखने का कार्य। शब्द लोप, भाई लुप्त हुआ है तो शब्द लोप होगा ही। व्याकरण से अंतः प्रविष्टि होगा, व्याकरण के अंदर प्रवेश होगा, या रिक्त स्थान की पूर्ति होगा। तो देखिए प्रत्येक छठा शब्द जो है क्या है, लुप्त है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, शब्द लोप। शब्द क्या होगा, लोप, क्लॉज जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संभवतः लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किम कार्यम, किस कार्य में शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षण के मूल्यांकन का है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है और एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है भाई। शिक्षण जो है क्या है, आपके मूल्यांकन किसके लिए, शिक्षण के लिए। तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है इसको आप क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, जो कि शिक्षण के दौरान चलता है। आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसी समय क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, उसको उजागर करते रहते हैं, उसका निदान करते हैं, फिर उपचार करते रहते हैं। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है ये जो है क्या होता है, एक समय के अंत में जैसे परीक्षा लेना हो गया, मंथली, हाफ ईयरली, है कि नहीं। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग के माध्यम से जो कमियां उसको आप तो बराबर दूर करते रहते हैं ना। और लास्ट में जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, ये सब लेते हैं, इससे तो मूल्यांकन करते हैं सीधे सीधे, उसमें त्रुटियों को सुधारने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग में मिल जाता है। तो इसमें यही कह रहा है कि कौन सा कार्य जो है शिक्षण मूल्यांकन का है, शिक्षण मूल्यांकन में कौन सा कार्य है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है शिक्षण के मूल्यांकन का है। परियोजना कार्यम तथा दत्त कार्यम, परियोजना कार्य और दत्त कार्य। साप्ताहिक परीक्षा तथा मासिक परीक्षा, मैंने पहले बताया कि साप्ताहिक हो चाहे यूनिट टेस्ट हो, ये तो निगेटिव है आपका, सीधे सीधे ये होगा नहीं। निर्माणात्मक या सत्र परीक्षा, किसी एक सत्र चाहे जिसे साल के अंत में या कुछ भी ये परीक्षा लेना, ये भी गलत है। वर्षांत, वर्ष के अंत में समेकित परीक्षा लेना, ये भी गलत है। तो सीधे सीधे जो प्रोजेक्ट वर्क है, परियोजना कार्य है और दत्त कार्य, यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन संस्कृत पेडागोजी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।